हेलो गाइस, मैं आशीष मिश्रा आपके अपने एकमात्र चैनल जो सीयूटी की तैयारी कराने जा रहा है वन डायरेक्शन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करते हैं। आपको मालूम है, आपने पिछले लेक्चर हमारे देख लिए होंगे जिसमें मैंने आपके साथ में कूलॉम्स लॉ अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलॉम्स लॉ के बारे में चर्चा करी है। आज के टॉपिक में इसके आगे ही कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करेंगे। ये चीज़ें होंगी अबाउट द कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में क्या होता है, कूलॉम के नियम में क्या होता है, ये बल किस पर निर्भर करता है, उन सारी चीज़ों पर आज चर्चा होती है। आज चर्चा करते हैं दो चीज़ों पर। पहले टॉपिक में दो चीज़ों पर चर्चा होती है। चर्चा होगी कि कूलॉम्स का जो फोर्स है, जो कूलॉम का बल है, ये मीडियम पर कैसे डिपेंड करता है ना। मीडियम पर कैसे डिपेंड करता है अर्थात माध्यम पर कैसे निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर कैसे करता है, इस बात की चर्चा हम करते हैं। जब ये चर्चा संपन्न हो जाती है तब हम आपसे चर्चा करेंगे कि कूलॉम्स लॉ जो आपने पढ़ा है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक, कूलॉम्स लॉ जो आपने पढ़ा है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड तथा फोर्स ऑफ ग्रेविटिकल फोर्स कह सकते हैं या फोर्स ऑफ ग्रेविटी कह सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल इसको कहते हैं। इसके बीच में कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे इन दोनों की कि ये एक दूसरे से कैसे सिमिलर हैं और कैसे डिफरेंट हैं, कैसे ये एक दूसरे से सिमिलर हैं और कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इसके बीच में हम आपको इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करके भी बताएंगे कि किसी दो इलेक्ट्रॉन के लिए ये फोर्स कैसे रिएक्ट करता है। तो आज के सूट में फिलहाल में इन दो टॉपिक पे चर्चा होती है, फिर आगे आपको बताते हैं। दूसरे सूट में आपके साथ बताने जाएंगे कि आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसी फोर्स से रिलेटेड जो चीजें हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसको हम अध्यारोपण का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कैसे फाइंड करते हैं किसी एक टेस्ट चार्ज पर अगर कोई बहुत अधिक चार्ज अपना फोर्स अप्लाई करें तो वो फोर्स कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, क्या एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, क्या उनका रिजल्टेंट आता है, इन सारी चीज़ों की चर्चा अगले वाले सूट में करेंगे। फिलहाल में अभी हम देखने जाते हैं कि मीडियम की डिपेंडेंसी क्या होती है फोर्स ऑफ कूलॉम पर, कूलॉम के बल पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वाले लेक्चर में आपने जाना था कि कूलॉम का जो फोर्स है वो आपका डिपेंड करता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में के। ये परमिटिविटी कांस्टेंट होता है, ये आपकी परमिटिविटी होती है या शून्य पर, जिसको हम कहते हैं जीरो परमिटिविटी कहते हैं। और ये पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो ये कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कांस्टेंट कहलाता है। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट वैल्यू कितना था, पिछले लेक्चर में बताया था 9 × 10⁹ है और इसका यूनिट भी चर्चा किया था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो आप पीछे जाके इसके जस्ट पीछे वाला लेक्चर आप देखेंगे तो आपको इस सारी टॉपिक की जानकारी मिल जाएगी। अगर दो चार्ज हैं, एक है Q1 और दूसरा क्या है Q2, और ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो कूलॉम का फोर्स जो है वो इस तरीके से निर्भर करता है कि F इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2/r²। यहाँ पर बात ये आती है, क्या कूलॉम फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है या नहीं डिपेंड करता है। तो हम आपको बता दें, जो फोर्स और कूलॉम है, कूलॉम का जो बल है जो आपको लग रहा है चार्जेस पर, ये कूलॉम का जो बल है, फोर्स ऑफ कूलॉम है, ये माध्यम पर अर्थात मीडियम पर निर्भर करता है। मीडियम यदि बदल जाएगा तो ये फोर्स की वैल्यू भी बदल जाएगी, ये कंफर्म है। कैसे कंफर्म करते हैं आपको बताते हैं। माना कि मैंने कोई दो चार्ज लिए हैं, मैंने यहाँ पर कोई दो चार्ज लिए हैं। पहला चार्ज आपका ये रखा हुआ है, दूसरा चार्ज आपका ये रखा हुआ है। इनके बीच का डिस्टेंस बच्चा r है। कितना है? बीच का डिस्टेंस कितना है? r है।
ये चार्ज को मैंने नाम दिया Q1 और इस चार्ज को मैंने नाम दिया क्या Q2। इस लाइन को इस तरीके से खींचिएगा कि इनकी सेंटर ऑफ मास से जाने वाली लाइन को ज्वाइन करे। अभी मैंने टेम्परेली इसको खींच दिया है, ठीक है, ओके। अगर यहाँ पर पूरा मीडियम में लूँ और ये कह दूँ कि ये पूरा का पूरा मीडियम बच्चा क्या है, एयर है। ये पूरा का पूरा मीडियम क्या है, एयर है। ये दोनों जो चार्ज रखे हैं वो वायु वाले या वायुमंडलीय स्थिति में रखे हैं, वायु की उपस्थिति में रखे हैं। तब क्या होता है, अगर हम फोर्स की गणना करते हैं तो Fc कूलाम फोर्स इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में K Q1/Q2 बटे में क्या हो जाएगा, R²। देखो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू अलग होता है, परंतु K का वैल्यू मीडियम पर निर्भर करता है, अर्थात माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम जैसे जैसे बदलेगा K का मान भी बदलेगा। इसका मान 0 के लिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है, इसको भी देख लीजिएगा। परंतु यहाँ पर जो मीडियम की डायरेक्ट डिपेंडेंसी है वो किस पर होती है, परमिटिविटी कांस्टेंट K पर होती है। अर्थात हम देखें और आपको बताएं तो एयर के लिए K का मान जो होता है बच्चा वो कितना लिया जाता है, 1 लिया जाता है। कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। K की वैल्यू फॉर एयर कितनी होती है, 1 होती है। अगर इस वैल्यू के यहाँ पर पुट करते हैं तो 1 के मान रखने से इसके टोटल वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एयर मीडियम के लिए यहाँ पर हम सफिक्स में एयर लगा दे रहे हैं। एयर मीडियम के लिए जो फोर्स होता है वो 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन में R² ही होता है। Q1 Q2 अपॉन में क्या होता है, R² ही होता है, ठीक है। अगर हम इन दोनों चार्जेस को जो मैंने यहाँ पर लिए हैं, इन दोनों चार्जेस को अगर इसी सिचुएशन में, इसी सिस्टम में, इसी डिस्टेंस में कोई भी मैग्नीट्यूडनल परिवर्तन ना करें, चार्जेस में कोई भी डिस्टेंस में परिवर्तन ना करें, अर्थात ये पूरा का पूरा सिस्टम उठाकर किसी अदर मीडियम में डिप्ट कर दें। किस मीडियम में डिप्ट कर दें, माना कि हम यहाँ पर टेक करते हैं कि मेरे पास कोई मीडियम ऐसा है जो द्रवित है, अर्थात लिक्विड है। माना कि यहाँ पर कोई पानी भरा हुआ है, कोई द्रव हमने ले लिया, आप इसको वाटर ही मान लीजिएगा। ये प्यूरिफाई वाटर भरा हुआ है बच्चा, ठीक है, क्या है, वाटर है। अगर हम उस पूरे के पूरे चार्ज सिस्टम को उठाकर यहाँ पर पुट करें और यहाँ पर पुट करें, इन चार्जों के साइज मैंने नहीं बदले हैं, इन चार्जों के साइज मैंने नहीं बदले हैं, है ना, देखिए। और हम आशा करते हैं कि इन चार्जों के साइज भी नहीं बदले हैं, अर्थात मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज हुए हैं, और हम ये मानते हैं कि इनकी डिस्टेंस भी चेंज नहीं हुई है, आ ही रहे हैं। ये Q1 है और ये क्या है, Q2 है, ठीक है। जो Q1 है और Q2 है दोनों के दोनों सेम है, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है सर। R में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये भी सेम की सेम है जैसे कि आपके पीछे वाले एयर मीडियम में था, जैसा कि आपके लिए एयर मीडियम में था। परंतु यहाँ पर जो माध्यम है बच्चा, जो मीडियम है वो अब आपका चेंज हो गया है। यहाँ पर जो मीडियम है वो आपका क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अब ये मीडियम जो है वो एयर से ना होकर किसमें आ गया है, वाटर में आ गया है। तो आपको हम यहाँ पर एक हिंट कर दे रहे हैं कि एयर के लिए K का वैल्यू जो था वो कितना था, 1 था। वाटर के लिए K का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, 80 और कहीं कहीं 81 भी माना जाता है, 81 माना जाता है, कहीं कहीं 80 और कहीं कहीं 81 भी लिया गया है। मीडियम के लिए अगर एयर है तो 1, मीडियम में यदि वाटर है तो कितना हो जाएगा, 81। अब जरा कंपेयर करें, अगर हम Fc को देखें तो यहाँ पर आपका देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो K का वैल्यू मीडियम पर डिपेंड हो रहा है ये अपॉन में K है। यहाँ पर हो गया Q1 और यहाँ पर हो गया Q2 और बटे में क्या हो गया, R²। अगर इसको रिप्लेस करें तो एक चीज आपको सीधा शो करा के दिखाते हैं। यहाँ पर जो है वो क्या है, Q1 है और यहाँ पर बच्चा क्या है, Q2 है, बटे में क्या है, R² है।
अगर आपसे देखा जाए तो हम आपसे ये कह रहे हैं, यहाँ पर आप देखिएगा, अगर हम सीधा सीधा आपको भाव समझाएं तो फोर्स ऑफ कूलाम जो है वो मीडियम के इम्प्रपोर्शनल दिखाई दे रहा होगा। मीडियम के कैसे दिखाई दे रहा होगा? इम्प्रपोर्शनल। अगर हम यहाँ से भी गणना करें तो जब हम एयर की वैल्यू यहाँ पर 1 रख रहे थे तो मल्टीप्लिकेशन 9 × 10⁹ आ रहा था। पीछे देखिएगा, जब हमने वैल्यू यहाँ पर कितनी पुट करी, 1 पुट करी थी यहाँ पर ये, तो आपका वैल्यू ये बना था। अब अगर यहाँ पर वैल्यू 81 पुट करेंगे तो फोर्स का जो वैल्यू बनेगा बच्चा, किसके लिए? वाटर के कंपेयर में बनेगा। तो वाटर के कंपेयर में फोर्स का वैल्यू बनेगा 9 × 10⁹ इंटू में Q1 इंटू में Q2 बटे में क्या हो जाएगा? वही जो K का वैल्यू आया है 81। मतलब अगर कोई भी चीज, कोई भी चार्ज जो सिस्टम है, अगर हम इसको किसी मीडियम में ले जाते हैं एयर के कंपेयर में, तो मीडियम में जाने पर फोर्स ऑफ कूलाम जो है वो कैसा हो जाता है? कमजोर हो जाता है ना? कैसा हो जाता है? कमजोर हो जाता है, कम पड़ जाता है, घटता है ना, डिक्रीज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मीडियम बढ़ाने पर फोर्स ऑफ कूलाम जो है वो कैसा होता है? कम होता है। मीडियम बढ़ाने पर फोर्स ऑफ कूलाम कैसा होता है? कम होता है। अगर आपको प्रोपोर्शनल रिलेशन देखना है तो FC डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/K, K जो है वो मीडियम पर डिपेंड होने वाला कांस्टेंट है। अगर हम इसको प्रोपोर्शनली हटा दें तो हम एक बात कह सकते हैं कि अगर हम फोर्स ऑफ कूलाम को किसी मीडियम में देखते हैं तो ये एयर के कंपेयर में या वैक्यूम के कंपेयर में कैसा होगा? फोर्स ऑफ एयर अपॉन में K हो जाएगा। अर्थात जितना ज़्यादा आपका मीडियम का K का वैल्यू बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ कूलाम कैसा होता जाएगा? घटता जाएगा। तो यहाँ आप देखिएगा, समझिएगा, आपको ये हिंट मिल गई है कि K की वैल्यू जितनी ज़्यादा आप पुट करेंगे, जितना अधिक लेंगे, फोर्स का वैल्यू उतना ही आपको आउटपुट कैसा मिलेगा? कम मिलेगा। क्लियर है या नहीं? जल्दी से एक बार आपने कमेंट करके बता दें। और आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक को आगे, आपको और भी बताते हैं कि और किस किस के मीडियम को आपको देखना चाहिए। हम आपको कुछ बताते हैं, कुछ आप सर्च कर लीजिएगा, फाइंड कर लीजिएगा। जैसे अगर हम गिलास की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? गिलास की। तो गिलास के लिए ये 5 से 10 के बीच में K का वैल्यू लेके आता है। K की वैल्यू गिलास के लिए कितनी होती है? 5 से 10 होती है। अगर हम मेटल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मेटल की बात करते हैं, किसी धातु की बात करते हैं, तो धातुओं के लिए K का वैल्यू जो होता है इम्पोर्टेंट है, इन्फिनिटी होता है। धातु के लिए K का वैल्यू जो होता है बच्चा वो कैसा होता है? इन्फिनिटी होता है। कैसा होता है? इन्फिनिटी होता है। एक सवाल बनने की संभावना रहती है इस K की वैल्यू फॉर मेटल के लिए, क्या संभावना रहती है? कई बार बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। कैसे बताते हैं? कोई 2 चार्ज मैंने यहाँ पर टेक किए, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ठीक है। दोनों चार्ज Q1 और Q2 हैं। ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है। बीच का डिस्टेंस बच्चा कितना है? R है। डजन मैटर, अभी तक कोई बात नहीं हुई। लेकिन मैंने क्या किया, ये बीच का जो डिस्टेंस लिया था उसको मैंने क्या किया, ये बीच का जो डिस्टेंस है ये R है। लेकिन हमने एक बात कह दी कि इन दोनों गोलों को, इन दोनों चार्जों को, ये दोनों चार्जेस जो हैं ये मेटल बॉल हैं। क्या है? ये मेटल बॉल हैं। ये चार्ज जो हैं वो क्या है? मेटल बॉल हैं, धातु के गोले हैं। और इनको क्षण भर के लिए या लगातार के लिए, लगातार इन मेटल बॉल को एक धातु के तार से कांटेक्ट में लाया जा रहा है। मतलब ये जो है वो करंट कैरिंग बार है, वायर है, एक धातु का तार है, मतलब एक मेटल वायर है जिसमें इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं या करंट बह सकता है। अर्थात ये धातु के तार से अगर इसको कनेक्ट कराएंगे इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो बच्चा आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, शर्त लगी है कि मीडियम बीच में कैसा बनना है? मटेरियल मेटिकल बनना है, धात्विक मटेरियल है। अर्थात आपका मीडियम कैसा हो जाएगा? धात्विक हो जाएगा। जब आपका मीडियम धात्विक हो जाएगा तो आप जानते हैं K की वैल्यू मीडियम के लिए
धात्विक मीडियम के लिए, मटेरियल के लिए कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। अब यहाँ पर हम इसको पुट करते हैं तो देखिएगा आपको कंपेयर क्या मिलता है, एफ सी इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 इंटू में Q2 अपॉन में क्या आर स्क्वायर। भले ही क्यों ना कोई वैल्यू दी जाए, लेकिन इस कंडीशन में विचार करिएगा, धातु के लिए के का वैल्यू कितना है? इनफाइनाइट है। एफ का मान निकालते हैं 9 इंटू 10⁻⁹ अपॉन में के का मान कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट इंटू में Q1 और Q2 बटे में आर स्क्वायर। आप जानते हैं इनफाइनाइट को हम लिख सकते हैं 1/0। क्या लिख सकते हैं? 1/0। जैसे हम इसको 1/0 लिखते हैं तो ये 0 जो है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो जब ऊपर चला जाएगा तो 0 समथिंग का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो क्या हो जाएगा? 0 वटे में कितना? 1। तो आंसर क्या आएगा? 0। जब भी कोई धात्विक तार से दो बॉलों को या धात्विक या चार्ज पिंडों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा, दो आवेशित कणों को या दो चार्ज बॉडी को अगर आप धातु मेटल से कांटेक्ट में लाते हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स कैसा हो जाता है? 0 हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? ओके। तो आज हमने जो आपको बताया था कि पहला टॉपिक आपको पढ़ने को मिलेगा, कूलाम्ब फोर्स की डिपेंडेंसी मीडियम पे कैसे होती है। तो आपको यहाँ पर मिल गया है कि कूलाम्ब फोर्स की डिपेंडेंसी मीडियम पे कैसे होती है? इम्प्रपोर्शनली होती है। मीडियम ज़्यादा होगा तो आपका फोर्स कैसा होगा? कम होगा। और ज़्यादा होते होते यदि मीडियम इनफाइनाइट हो जाता है तो कूलाम्ब फोर्स उनके बीच कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? ओके। आशा करते हैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कुछ चीज़ों को मैंने आपको HW में भी दिया है, इनको करने की कोशिश करिएगा। और कौन कौन से मीडियम हैं जो संभावित हैं और उनके लिए के की वैल्यू क्या क्या होती है, फाइंड करके आइएगा और कमेंट डालिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे मैंने आपको बताया था कि इसी टॉपिक में आगे आपसे चर्चा करते हैं, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी की और फोर्स ऑफ कूलाम्ब की, ग्रेविटेशनल फोर्स की, गुरुत्वाकर्षण बल की, और कूलाम्ब के बल का आपस में क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिएगा, कंपेयर विद या कंपेयर बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कूलाम्ब फोर्स। कूलाम्ब फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में तुलना, Fc तथा Fg के मध्य क्या करना है? कंपेयर करना है, तुलना करना है। क्या है जरा विचार करिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर हम दोनों फॉर्मूला को एक एक साइड लिख लेते हैं तो आपको खुद ही जवाब मिलना चालू हो जाते हैं। पहले यहाँ पर रखते हैं आपको Fc के लिए और यहाँ पर रखते हैं दो बॉडी Fg के लिए। डन। चलो, इनके बीच का डिस्टेंस कितना लिया? r। इसके बीच का डिस्टेंस कितना लिया? r। ये आपका क्या है? Q1 प्लस हो सकता है और माइनस हो सकता है। ये आपका क्या है? Q2 प्लस हो सकता है और माइनस हो सकता है। जबकि यहाँ पर ये वाला जो बॉडी है ये हमेशा कैसा रहेगा? M1 ऑलवेज पॉजिटिव, और ये हमेशा कैसा रहेगा? M2 ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर? ओके। अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अगर आप इसको शॉर्टली लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो F इक्वल टू में के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये जो के है वो क्या है? एक कांस्टेंट है। तो ऐसा कांस्टेंट है, कूलाम्ब कांस्टेंट भी कह सकते हो। यहाँ पर जो फोर्स आता है ग्रेविटी के लिए वो आएगा G M1 M2 अपॉन में आर स्क्वायर। M1 M2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कंपेयर की, तुलना की। इनके बीच कंपेयर अच्छे के लिए भी किया जा सकता है और बुरे के लिए भी किया जा सकता है। 2-3 अच्छाइयाँ देख लेते हैं, मतलब सिमिलरिटीज भी देख लेते हैं और कुछ डिफरेंट पार्ट भी देख लेते हैं। इसमें सिमिलरिटीज क्या क्या हैं और डिफरेंस क्या क्या हैं, उन सारी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं? इनका
वेल कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या सिमिलरिटीज है पहले वो देख लेते हैं। क्या क्या चीजें सिमिलर हैं उनको देखते हैं। तो आपको हम बताते हैं, पहली चीज सिमिलर ये है कि ये दोनों के दोनों फोर्स जो हैं, दोनों के दोनों फोर्स जो हैं वो एक्ट करते हैं। कैसे एक्ट करते हैं? सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाली रेखा पर। किस पर एक्ट करते हैं? सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाली रेखा पर। अर्थात ये दोनों के दोनों बल एक्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाली रेखा पर। किस पर? सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाली लाइन पर एक्ट करते हैं। अर्थात ये द्रव्यमान केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर रिएक्ट करते हैं। एक ये सिमिलरिटीज है। नंबर एक, ये सिमिलरिटीज है, ये दोनों एक तरीके से व्यवहार करते हैं रिएक्शन देने में। ये ज्वाइनिंग लाइन को लाइन ज्वाइन करने वाले सेंटर ऑफ मास पर ही रिएक्ट करते हैं। ये ना तो दाएं रिएक्ट करेंगे ना बाएं रिएक्ट करेंगे, ना ऐसे रिएक्ट करेंगे ना ऐसे रिएक्ट करेंगे। ये रिएक्शन पाथ इनके नहीं होते हैं। अर्थात इनका सेंटर ऑफ मास पे ज्वाइन करने वाली रेखा पर ये रिएक्ट करते हैं। अब बात क्या आती है, नंबर दो जो इनका है, वो नंबर दो जो इनका सिमिलरिटीज है वो ये है कि ये दोनों के दोनों फोर्स जो है कॉमनली ये 1/r² को फॉलो करते हैं। इस नियम को कहते हैं हिंदी में व्युत्क्रम वर्ग का नियम। क्या कहते हैं? व्युत्क्रम वर्ग का नियम, अर्थात स्क्वायरली इम्प्रोपोर्शनल लॉ कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? स्क्वायरली इम्प्रोपोर्शनल लॉ। अर्थात ये दोनों के दोनों फोर्स स्क्वायरली इम्प्रोपोर्शनल लॉ को फॉलो करते हैं, व्युत्क्रम वर्ग के नियम को फॉलो करते हैं। क्या होता है स्क्वायरली इम्प्रोपोर्शनल लॉ? ये कहते हैं कि जितने भी फोर्स हैं जो दूरी के स्क्वायर के इम्प्रोपोर्शनल होते हैं, डिस्टेंस के स्क्वायर के जो इम्प्रोपोर्शनल होगा वो किस में चला जाएगा? एक कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी को कहते हैं इम्प्रोपोर्शनल स्क्वायर लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्रोपोर्शनल स्क्वायर लॉ कहते हैं। क्या आपको ये दो सिमिलरिटीज क्लियर हो गई हैं? तो हम आगे बढ़ते हैं दो डिफरेंट चीजों के बारे में बात करने के लिए। क्या डिफरेंट चीजों के बारे में बात करते हैं? विचार कीजिए। अगर हम बात करें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो Q1 है और ये जो क्या है Q2 है, ये प्लस और माइनस दोनों तरीके का है। ये प्लस और माइनस दोनों तरीके का, ये केवल और केवल कैसा है? प्लस तरीके का। इस पर लगता है कूलाम्ब फोर्स और इस पर लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? इस पर क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप विचार करिएगा, हमने यहाँ पर आपको बताया है कि Q1 और Q2 जो हैं वो दोनों डिफरेंट टाइप के चार्ज हो सकते हैं और सेम टाइप के चार्ज भी हो सकते हैं। अगर ये डिफरेंट टाइप के हुए तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन, जिसको हम आकर्षण बल भी कह सकते हैं। अगर दोनों के दोनों चार्ज समान हुए, अगर इक्वल चार्ज हुए, एक ही जैसे हुए, सिमिलर चार्ज हुए, तो बच्चा ये दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, जिसको हम प्रतिकर्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिकर्षण। अर्थात जो फोर्स ऑफ कूलाम्ब है ये दो तरीके का हो सकता है। कितने तरीके का हो सकता है? दो तरीके का। कौन कौन सा? एक जो अट्रैक्शन टाइप का है वो, और एक जो रिपेलिंग टाइप का है वो। अगर ये दो तरीके के हो सकते हैं तो अगर इसकी सिमिलरिटीज वहां नहीं आ रही है तो इनका क्या है? ये डिफरेंट पोर्शन है। क्या होता है? बॉडी ऑफ मास जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव टेक करते हैं, बॉडी ऑफ मास दूसरी भी ऑलवेज कैसे? पॉजिटिव करते हैं। और ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव पॉजिटिव जो हैं वो चार्जेस नहीं है, हमने इनको सपोज कर लिया है। ये चार्ज नहीं है, प्लस प्लस क्या है? सपोज कर लिया गया है। तो आप ये ना कहिएगा कि प्लस एम ऑफ बॉडी प्लस और एम ऑफ बॉडी एक दूसरे को क्या करेगी? रिपेल करेगी। नहीं, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो कैसा होता है? अट्रैक्टिंग होता है, एक दूसरे को आकर्षित करता है और केवल अट्रैक्ट करता है, आकर्षण करता है। तो इसमें ये डिफरेंट है
कि यहाँ फोर्स ऑफ जो कूलाम है वो दोनों तरीके का हो सकता है, जबकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो कैसे होती है, ओनली ऑन वन टाइप, अट्रैक्शन। क्लियर। दूसरी बात ये है कि इसका जो कांस्टेंट आता है के, वो एयर के लिए अलग बिहेव करता है, पीछे समझा के आए हैं। वाटर के लिए अलग बिहेव करता है, ग्लास के लिए अलग बिहेव करता है, धातु के लिए, मेटल के लिए अलग बिहेव करता है। अर्थात ये जो फोर्स है, कूलाम फोर्स, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? मीडियम पर डिपेंड करता है, माध्यम पर निर्भर होता है। माध्यम कम ज्यादा हुआ तो ये भी कम ज्यादा हो जाता है। अगर यहाँ पर हम बात करें बाई फॉर्मूला Gm1m2 अपॉन में r² से, तो बच्चा ये G जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और इसको हम कहते हैं ऑल ओवर यूनिवर्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब ये पूरे यूनिवर्स में इसका मान कभी भी चेंज नहीं होता, ये कभी भी चेंज नहीं होता। ये एक तरीके का बॉस है, चाहे कहीं भी ले जाओ, अर्थात मीडियम बदल भी जाएगा तब भी आपका जी का मान बदलने वाला नहीं है। जब जी का मान नहीं बदलेगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। किसी भी माध्यम में इन बॉडी ऑफ मास को रखा जाएगा, अगर डिफरेंट नहीं है डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड में, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी में भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आपको एक HW के साथ में छोड़े जा रहे हैं। क्या HW है? एक जो इलेक्ट्रॉन ये है, एक ये जो इलेक्ट्रॉन ये है। इलेक्ट्रॉन मैंने इस वजह से लिया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन है चार्ज और इलेक्ट्रॉन है मास। इलेक्ट्रॉन मास भी रखता है और चार्ज भी रखता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मास भी रखता है और चार्ज भी रखता है। अगर इसको चार्ज के अनुसार देखेंगे तो इस पर लगेगा फोर्स ऑफ कूलाम, अगर इसको मास के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इस पर लगेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर मास और चार्ज दोनों से इन दोनों बलों को निकालिएगा और इसका कंपेयर करके इसका रेशियो बताइएगा कि फोर्स ऑफ कूलाम फोर्स ऑफ ग्रेविटी का रेशियो एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, जबकि इसके बीच की दूरी हम यूनिट ले लेते हैं, एकांक ले लेते हैं, एक ले लेते हैं। तो ये आपके लिए HW है, ये आपके लिए गैर कार्य है। ये आप घर पे करके बताएं, कमेंट में डालें। अगर नहीं आता है भी कमेंट करें, अगर नहीं आएगा तो हम आपको कराने की कोशिश करते हैं। आप जुड़े रहिएगा विद्या परिवार। आज के लिए इतना ही, आगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाने आएंगे। वो टॉपिक होगा क्या, आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।